हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ पर आज हम अपने सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे। तो आज हम 30 क्वेश्चन कराएंगे और आप सभी अपना प्रैक्टिस सेट करिएगा और मिलान करिएगा कि आप कितना नंबर गेन किए हैं। जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप भी क्वेश्चन पढ़ा करिए और 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग कर लीजिए। और जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप अपने क्वेश्चन का उत्तर स्वयं दिया करिए और उसके बाद जब हम उत्तर बताते हैं तो आप मिलान कर लिया करिए। अगर उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। और 30 क्वेश्चन पूरा टोटल पढ़ाएंगे। 30 क्वेश्चन में आप देखिएगा कितना नंबर गेन कर पा रहे हैं। और आप अगर आपका 14 तारीख को पेपर है तो आप सभी इसको अच्छे से करिएगा और आप अपना एक एनालिसिस करिएगा कि आप कितना नंबर पा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप 26 से 27 नंबर लाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। ऑप्शन ए है कि संज्ञानात्मक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी आपका संवेगात्मक विकास, डी आपका है कि शारीरिक विकास। तो चलिए उत्तर देख लीजिए क्या होगा। आप सभी अपना उत्तर बताते चलिएगा, उसके बाद हम उत्तर बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो उत्तर हमारा सही होगा उसको हम देख लेते हैं क्या होगा। आपने अपना उत्तर दे ही दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि सामाजिक विकास। ठीक है, जो देखिए हमारा क्या है कि विकास का कौन सा पहलू, समाज के कौशल, जो समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण को अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित करता है, वो आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो दिया गया है कि निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। हेरिडिटी है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल कॉन्टेक्स्ट है। और ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है कि 2 और 3, ऑप्शन सी है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है कि 1, 2 और 3। तो उत्तर बताइएगा क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि कौन सा कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। तो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जो जिम्मेदार होगा, तो आप सभी उत्तर दीजिए कि कौन सा कारक होगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होगा वहाँ पर हम देख लेंगे आपका आनुवंशिकता भी होता है, मतलब हेरिडिटी भी आती है, फिजिकल इन्वायरमेंट भी होगा और सोशल कॉन्टेक्स्ट भी होगा। मतलब कि आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, ये तीनों आपके संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अपने 2 के बाद 3 पर चलते हैं। 3 में देखिए आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, डैश डैश कहलाती है। ऑप्शन ए है स्कैफोल्डिंग, बी है आपका सोशलाइजेशन, और सी आपका है कि मेटाकॉग्निशन और डी आपका है कि इंटरग्रेशन। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता व समकक्षी से, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति से अंतःक्रिया करके क्या करती है, वह सामाजिक कौशल, विचार और वह मूल्य सीखती है। जब वह अंतःक्रिया करके सामाजिक विकास और मूल्य सीखेगी तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सामाजिकरण मतलब सोशलाइजेशन यहाँ पर चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा और ऑप्शन बाद में दिखाएंगे। क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, तो क्या कहते हैं। तो जब बच्चे अपने स्कीमा का निर्माण करें, अपने स्कीमा में बदलाव करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चितता कहेंगे या अनुबंधन कहेंगे या संतुलीकरण कहेंगे या अनुकूलन कहेंगे। तो अपना उत्तर दीजिएगा। तो देखिए जब ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर एडाप्टेशन होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसको सही कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए एडाप्टेशन क्या है एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। पियाजे का मानना था कि सभी बच्चे आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे एक क्रियाविधि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह वह प्रक्रिया थी जिसमें बच्चे को अपने अनुभव के बेहतर और अधिक परिष्कृत ज्ञान की ओर अग्रसर किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए क्या पूछा गया है।
5वें कि जिन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश डैश में कठिनाई आती है। ऑप्शन ए है कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, बी है संरक्षण के कार्य, सी आपका है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और डी आपका है क्रमबद्धता के कार्य। तो देखिए जहाँ पर ये जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, तो उन्हें कहाँ पर कठिनाई आएगी, तो वहाँ देख लेते हैं जो कठिनाई है वो उन्हें आपकी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी उत्तर दीजिएगा अपना। क्वेश्चन आपका कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। ऑप्शन है कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, बी है कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सी आपका है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। देखिए कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं, नियम को निरपेक्ष मान रहे हैं। ठीक है, तो किस में मानेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि निम्न से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। तो सामाजिक रचनावाद मतलब जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो कौन है, क्या B.F. स्किनर है, लॉरेंस कोहलबर्ग है, जेफी गिलफोर्ड है या लेवाविस्की है। तो आप सभी को पता है कि जहाँ पर सामाजिक सिद्धांत है वहाँ पर लेवाविस्की को सही करना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्या है कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह के कार्य कर रहे तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती हैं तथा पुनः उन्हें उनके प्रयास पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन ए अनुबंधन, बी है पाठ, सी है निष्क्रिय अनुकरण, डी आपका है रटकर स्मरण करना। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर आप अपने आप दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक समूह के सभी सदस्य क्या है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो उन्हें इशारे व संकेत देकर सहायता करती है। तो जब वो इशारे और संकेत देंगे तो इसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे, मतलब पाड़ कहेंगे। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया। 9 में देखिए क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। ऑप्शन एक है शिक्षक की गतिशीलता, बी है लचीला समूहीकरण और दूसरा है और तीसरा बच्चों की स्वायत्तता और चौथा आपका कि बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो ऑप्शन ए है कि 1-2, ऑप्शन बी है कि 1-2-3, ऑप्शन सी है कि 1-2-4, ऑप्शन डी है कि 1-2-3-4। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता आप सभी को पता है, शिक्षक गतिशील होना चाहिए, लचीला समूहीकरण होना चाहिए, बच्चों का स्वायत्तता भी होना चाहिए और बहुत सारी प्रावधान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसको सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों को कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियां हैं। ऑप्शन ए है कि तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है कि शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, सी आपका है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी आपका है कि स्थानिक बुद्धि। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पर जो उत्तर है उसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि यहाँ पर आपका स्थानिक बुद्धि का आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर क्या दिया, भाषा व सोच विकास। ऑप्शन ए है कि एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन बी है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी है कि केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है न कि पर्यावरण। ये गलत है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता और गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है
तो ऑप्शन ए है कि जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, बी है कि पारंपरिक जेंडर भूमिका पर सवाल उठाएगी, सी है कि जेंडर निरंतरता का पालन करेगी, डी आपका है कि जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। तो देखिए, एक बच्ची है जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देख रही है। अगर बच्ची इस तरीके की चीज़ें देख रही है तो आप समझ जाइए कि वो पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी और उठाएगी ही। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में हम चलते हैं, यहाँ पर क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है कि अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन ए है कि छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, ऑप्शन बी है कि समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, ऑप्शन सी है कि छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, ऑप्शन डी आपका है कि बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपका निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से हम चीज़ों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को, तो मतलब आपका देखिए क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो उत्तर पॉजिटिव आएगा, क्वेश्चन निगेटिव है उत्तर निगेटिव आएगा। अब जैसे क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो उत्तर हमारा पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि 3 निगेटिव आपको देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव। और क्वेश्चन निगेटिव है तो यहाँ पर 3 आपका क्या है, 3 आपका पॉजिटिव देखने को मिलेगा और एक आपका निगेटिव। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या मिलता है, क्वेश्चन पॉजिटिव मिलता है, तो 3 चीज़ें हमें क्या मिलेंगी, निगेटिव मिलेंगी। तो आइए चलिए हम निगेटिव चीज़ों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या, ऑप्शन नंबर डी में नामीकरण करना, नामीकरण हमारा हमेशा निगेटिव में जाएगा, ये गलत हो गया। अवहेलना करना हमारा निगेटिव जाएगा, गलत हो गया। यहाँ भी अवहेलना करना है, ये भी निगेटिव जाएगा, गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी 14 है। तो 14 पर हम देख लेते हैं आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है कि सीखने में वृद्धि, बी आपका है बच्चों के वर्गीकरण और नामीकरण, सी आपका है कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, डी आपका है कि बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। अब देखिए आकलन का उद्देश्य पूछा है, असेसमेंट का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, उत्तर पॉजिटिव आएगा। अब आइए हम देखते हैं, एक पॉजिटिव मिलेगा हमें, 3 निगेटिव मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर भय और तनाव पैदा करना हमारा कहाँ जाएगा, निगेटिव में जाएगा, तो गलत हो गया। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन को बढ़ाना भी हमारा निगेटिव में ही जाता है। अभी हमने आपको बताया नामीकरण करना, वर्गीकरण भी निगेटिव में ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बचा है, ए को हम सही कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा है, कथन देखिए दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कथन है और कारक है। कथन को हम पढ़ेंगे, कथन में हम क्वेश्चन करेंगे और कथन के क्वेश्चन का अगर हमें उत्तर कारक मतलब तर्क आपका दे देता है, तो मतलब कि ये जो तर्क है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन करेगा। तो अब चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या होता है। कथन ए में कह रहा है कि बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अब आइए तर्क में देखते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। ये भी भाई सही बात है। मतलब हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, और आर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए का जो है वो व्याख्या भी सही कर रहा है। तो चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ए को हम सही कर लेते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ जाते हैं। समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है कि नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, बी है कि पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, सी है कि वर्गीकरण व पृथकीकरण का पृष्ठीकरण, डी आपका है कि पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना। तो देखिए समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है आपको देखना है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा समावेशी स्कूल होता है वहाँ पर होता क्या है कि पूर्वाग्रह पक्षपात पर सवाल उठाना। देखिए दोषारोपण को हम कभी नहीं अपनाएंगे, निगेटिव में जाएगा हमारा। उसके बाद पृथकीकरण का पुष्टिकरण, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और मानकीकृत बनना मतलब कि मानकीकृत भी हमारा निगेटिव ही जाता है, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बचा, इसको हम सही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 16 के बाद 17 पर। 17 में आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों को समावेशन में मदद करेगी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या आपका है, ऑप्शन ए है कि सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना,
बी आपका है कि बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथकीकरण करना। सी है कि बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी और अनुपस्थिति बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा देना। डी आपका है कि स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, पाँच टी था, उत्तर भी हमारा क्या आएगा, पाँच टी। अब देखिए यहाँ पर कि केवल केवल हमारा निगेटिव में जाएगा, शारीरिक सजा मतलब सजा देना निगेटिव में जाएगा, पृथकीकरण करना हमारा निगेटिव में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बचा कि बच्चों की बातचीत को धैर्यपूर्वक सुनना, तो ए सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 17 के बाद 18 पर चलते हैं। 18 में देखते हैं क्या पूछा गया है कि लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने की अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है। ऑप्शन ए है कि लेखन वैकल्य, बी है गुणज वैकल्य, सी है स्वलिन क्रम विकार, डी आपका है प्रतिभाशाली। तो देखिए आपको पूछा क्या है, रिटन वर्क से पूछा है, मतलब कि लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल व गति। तो यहाँ पर अगर धीमी नकल व गति पूछेगा तो आप सभी को पता है कि ये लेखन से संबंधित मतलब कि डिस्ग्राफिया हो जाएगा। आप देखिए हिंदी ना याद करके आप इंग्लिश को ही याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी आपको डिस्ग्राफिया ही देता है। इसके जैसे डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, और गिफ्टेडनेस बच्चा हो गया। तो इसको ना इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश कभी कभी हिंदी ना देके इंग्लिश में ही सारा दे देता है। और देखिए यहाँ पर जो डिस्कैलकुलिया है गुणज वैफल्य है, मतलब जहाँ पर भी डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित आएगा वो आपका गणित में हो जाएगा, तो ये गणित से संबंधित समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18 के बाद हम 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या आपसे पूछा गया है, कहा गया कि बहुत नजदीक बैठने पर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट आपका है। ठीक है, आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को करना चाहिए। अब देखिए आरव क्या कर रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहा है और बहुत नज़दीक बैठने की जोर दे रहा है, क्योंकि वो पास बैठना चाहता है, और पढ़ते समय किताब को क्या करता है, अपनी आंखों के पास। यहाँ पर देखिए वो अपनी आँख के पास जब रखता है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को आपको ये करना चाहिए कि आरव को व्यवहार पर क्या आप कड़ी सजा देंगे, बिल्कुल नहीं। इसके बिहेवियर पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी को सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं 19 के बाद 20 पर। ठीक है, 20 में हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। 20 में है कि मौलिकता मतलब सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है। क्या शालीनता की है, सृजनात्मकता की है, भाषा वैफल्य की है, क्या आपका यहाँ पर हो जाएगा कि ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की है। तो देखिए लचीलापन यदि कहीं भी आएगा तो आपकी क्रिएटिविटी वहाँ पर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी को सही कर लीजिएगा, ये सारे नहीं होंगे। चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थी में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। ऑप्शन एक है समालोचनात्मक सोच, मतलब आप अपने बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग रखेंगे, या क्रिएटिविटी रखेंगे, या प्रॉब्लम सॉल्विंग रखेंगे, या लर्निंग हाउ टू लर्न। ठीक है, प्रभावशाली अधिगम के लिए आपको करना है। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग के लिए पूछ रहा है। जब इफेक्टिव लर्निंग के लिए पूछेगा तो आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं। अब ऑप्शन में देख लीजिएगा कि क्या क्या होगा। ऑप्शन 1 3 है, बी में है कि 1 2 3, सी में है कि 2 3, डी में कि 1 2 3 4। तो आप सभी को पता है अगर हमें इफेक्टिव लर्निंग करना है तो क्रिटिकल थिंकिंग भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी भी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए, और लर्निंग हाउ टू लर्न भी होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये चारों हमें रखना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 22 पर हम चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा कथन और कारक से क्वेश्चन संबंधित है। आपका यहाँ पर कथन और कारक से क्वेश्चन पूछा गया है। कथन यह है कि सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि सीखना दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। तो मतलब हमारा ए भी सही है, कथन भी तर्क भी सही है, और जो तर्क है वो ए का क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका है कि बच्चे चक्री तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन बी है कि बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं।
ऑप्शन सी है कि बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं। ऑप्शन डी है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध में सक्षम होते हैं। तो देखिए जो बच्चे होते हैं वो रैखिक रूप तरीके से सीखते हैं, ये आपका कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, तो बी को सही कर लीजिएगा, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि एक रचनावादी कक्षा कक्ष में डैश डैश सीखने का केंद्र है। ऑप्शन है कि अनुबंधन, बी है रटकर स्मरण करना, सी आपका अर्थ बनाना, डी आपका वेदन अभ्यास। तो देखिए यहाँ पर जो है रटकर तो नहीं, रचनावादी कक्षा कक्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ड्रिल मतलब कि वेदन अभ्यास भी नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है और ये कंडीशनल मतलब अनुबंधन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर मीनिंग मेकिंग, सी को सही कर लीजिएगा। जो आपके एक रचनावादी मतलब जो कंस्ट्रक्टिव विजिट क्लासरूम होता है, वहाँ पर जो आपका मीनिंग मेकिंग होता है वो सेंटर टू लर्निंग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 में देखिए क्या कहा गया आपसे कि विद्यार्थी को सक्षम करने के लिए वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं। एक शिक्षिका को, ऑप्शन ए है, बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी है कि सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। सी है कि बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए। डी आपका है कि बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब आइए देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव है, उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा, तो निष्क्रिय रूप से गलत हो गया, नियंत्रण रखना निगेटिव में जाएगा, हतोत्साहित करना निगेटिव में जाएगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिए। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए ऑप्शन ए है कि सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी है कि सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए। सी आपका है कि बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। डी आपका है कि सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने से हतोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करना है। क्वेश्चन पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव, तीन चीजें निगेटिव होगी। हतोत्साहित करना निगेटिव चला गया, हतोत्साहित करना निगेटिव चला गया, निष्क्रिय रूप से निष्क्रिय आ गया हमारा, निगेटिव चला गया। तो बचा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए बचा। तो ए को हम सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 के बाद 27 पर चलते हैं। देखिए निगेटिव पॉजिटिव से क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, 27 पे है कि एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है। ऑप्शन ए है कि सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण। बी है कि संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। सी आपका है कि जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना। डी आपका है कि अनर्थक वेधन व अभ्यास। तो देखिए एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति पूछा है, तो देखिए पूर्ण नियंत्रण, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण निगेटिव जाएगा। ठीक है, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, इसको एक बार रखते हैं। फिर क्या है, टुकड़ों में याद करना, ठीक है टुकड़ों में, लेकिन अनर्थक वेधन व अभ्यास ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जानकारी को गैर प्रासंगिक यहाँ पर हो गया और संकल्पनात्मक हो गया, ये दो चीजें जो है आपकी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना और नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ेंगे, तभी हमारा क्या होगा, शैक्षिक रणनीति प्रभावी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना नहीं करेंगे और उसे वियोजित टुकड़ों में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी को सही कर लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पर। 27 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो कथन और कारक आपका दिया गया है। कथन ए आपका है कि बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझाने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत गढ़ते हैं। ये बात सही है। ठीक है, और क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। ये भी बात सही है। तो हमारा कथन ए भी सही है और आर भी सही है। जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन भी करा है ए का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है कि जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर डैश डैश जाता है और वे डैश डैश विद्यार्थी बन जाते हैं। तो क्या उनकी अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, वो स्वनियमित बन जाते हैं, बढ़ जाती है वो निष्क्रिय बन जाते हैं,
कम हो जाती है, स्वनियमित हो जाते हैं, कम होती है, निष्क्रिय होते हैं। तो देखिए वो बढ़ जाएगी और वो क्या होंगे, स्वनियमित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। ऑप्शन ए है चिंता, बी है उत्साह, सी है खुशी, डी आपका है गर्व। तो उत्तर दीजिए कि सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालेगी। ठीक है, क्या आप खुश रहेंगे तो डालेगी बाधा? बिल्कुल नहीं। गर्व करेंगे? बिल्कुल नहीं। उत्साह से भरे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जब आप चिंतित रहेंगे, एंजाइटी आपके अंदर होगी, तभी ये क्या करेगी, सीखने की चीज़ों में बाधा डालेगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। तो ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन। तो आप सभी आई होप मिलान किए ही होंगे कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन को गेन कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि 25 से 26 क्वेश्चन सही करने की। अगर नहीं सही होता है तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और 30 में 30 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिए, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। और जो बच्चे हमसे पुराने जुड़े हमें बहुत सपोर्ट करते हैं तो उनको हम थैंक यू कहना चाहते हैं। और हम हमेशा आपको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि आप हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं और वे बच्चे हमें लाइक भी करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए हैं। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो एक हमें लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।